मेरा नाम रंजन कुमार वाधवा है और सफदरजंग अस्पताल में पुणे स्थापना विभाग में का मैं अध्यक्ष हूँ और एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। मैं दिव्यांग जनों का और बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं, वो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। मैं डॉक्टर संजय वाधवा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली। ये जो हम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मैं चेयरमैन भी हूँ। आप लोगों का यहाँ आने के लिए धन्यवाद और मुझे उम्मीद है आप लोगों के माध्यम से जो हमारा संदेश है वो आपके पाठकों तक और आपके दर्शकों तक अच्छे ढंग से पहुँच जाएगा। मैं डॉक्टर गीता हांडा ठुकराल, मैं प्रोफेसर हूँ फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट एम्स में और मैं इस कॉन्फ्रेंस की साइंटिफिक कमेटी की चेयरपर्सन हूँ। और हमने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और टॉपिक्स रखे हैं इस कॉन्फ्रेंस में, जो रिहेबिलिटेशन या पुनर्स्थापना का इम्पोर्टेंस और क्यों ये ज़रूरी है हमारे लिए सोसाइटी में हेल्थ फॉर ऑल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑल देने के लिए। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस कॉन्फ्रेंस के दौरान एंड ये सब जन तक ये पहुंच पाए, हेल्थ फॉर ऑल, रिहेबिलिटेशन फॉर ऑल सब जन तक पहुंच पाए, उसकी कोशिश करें। थैंक यू। एम है कि किसी भी पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक उनकी सुविधाएं, उनके स्कीम्स पहुंचे। ऐसे ही आपके माध्यम से हमारा भी प्रयास है जन जन तक हमारा संदेश पहुंचे और सोसाइटी को एट लार्ज इस इवेंट से कुछ फायदा हो। और हम लोग ये कॉन्फ्रेंस 24, 25, 26, 27 4 दिन करेंगे। पहले दिन 24 तारीख को वर्कशॉप होती है और ये कॉन्फ्रेंस कोविड की वजह से वर्चुअल है, क्योंकि 6 महीने पहले हमने इसको प्लान किया था। तो उस हालात को देखते हुए हम इसको वर्चुअल मोड में कर रहे हैं। और 24, 25, 26, 27 24 तारीख को वर्कशॉप है और 25, 26, 27 को कॉन्फ्रेंस है और 25 तारीख को हमारे यहाँ लेक्चर थिएटर में जो ओपीडी के जस्ट पीछे हैं फिजिकल मोड में हम लोग इनॉग्रेशन करेंगे 11 से 12 बजे तक। तो हमारा प्रयास रहेगा आपके माध्यम से जो विकलांग जनों की समस्याएं हैं, उनके निदान हैं, जन जन तक और समाज तक पहुंच पाए। हमारी स्पेशलिटी है, उसकी कई खूबियां हैं। फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन बाकी स्पेशलिटीज से कुछ चीज़ों में मिलती जुलती है, लेकिन कई और बहुत सी चीज़ों में अलग है। हमारी स्पेशलिटी किसी एज ग्रुप तक सीमित नहीं है कि इसमें सिर्फ बच्चे ही आएंगे या एडल्ट्स आएंगे या बुजुर्ग आएंगे, क्योंकि कुछ स्पेशलिटीज़ हैं वो एज से लिमिटेड हैं। जैसे बच्चे हैं तो वो पीडियाट्रिक्स की स्पेशलिटी के मेन क्लाइंट्स होते हैं। ऐसे ही बुजुर्गों के लिए मेडिकल स्पेशलिटी जो है वो जीरियाट्रिक मेडिसिन है। दूसरा, ये किसी लिंग तक सीमित नहीं है। जैसे महिलाओं की समस्याओं के लिए डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स होता है, हमारी स्पेशलिटी में पुरुष महिला सब आ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तीसरा, एक जो विशेष गुण है हमारी स्पेशलिटी में कि ये किसी ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं है। पूरा इंसान जिसके बहुत सारे सिस्टम हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उसको कोई तकलीफ हो वो हमारी स्पेशलिटी की सुविधाओं से लाभ उठा सकता है। इसको बेहतर तरीके से बताने के लिए मैं जैसे कहूँ कि जैसे अगर किसी को किडनी की कोई समस्या है तो उसके लिए नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसके स्पेशलिस्ट हैं जो उसी पर्टिकुलर शरीर के अंग के ही स्पेशलिस्ट हैं। कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो हमारे हार्ट की देखभाल के लिए सबसे अधिक जानकारी रखते हैं और उनमें सबसे ज़्यादा स्किल है। ऐसे ही लंग्स के जो केयर करते हैं वो रेस्पिरेटरी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। बोन एंड जॉइंट्स को जो देखते हैं, हड्डियों को जो देखते हैं, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हैं। जो त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं उनके पास आप पेट की तकलीफ से तो जाओगे नहीं, वो त्वचा के रोग तक सीमित। लेकिन हमारी फील्ड ऐसी है जिसमें स्किन से लेकर बोन डीप तक के लोग भी लाभ उठा सकते हैं। और इनफैक्ट कोई भी ऐसा मरीज नहीं है जिसको हम अपने स्पेशलिटी के बेसिक प्रिंसिपल्स और जो जानकारी है उससे हम लाभ ना पहुंचा सकते हैं, चाहे वो गंभीर से गंभीर स्थिति में ही क्यों ना हो। कोविड के पेंडेमिक ने हमारी स्पेशलिटी की जो
उपयोगिता है उसको और ज़्यादा उजागर किया है, क्योंकि जो फेफड़े प्रभावित हुए कोविड से तो उसमें हमारी स्पेशलिटी का बहुत योगदान रहा उन मरीजों की रिकवरी और रिहेबिलिटेशन में। जिनको न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम हुई उसकी रिकवरी में भी हमने बहुत योगदान दिया। जिनको जॉइंट पेन्स या स्वेलिंग्स हुई उसमें भी हमने उनको रिकवर करने में और जल्दी बैक टू नॉर्मल लाइफ आने में हेल्प करी। तो इस तरीके से बहुत सारे बीमारियां हैं, बहुत सारे और लक्षण हैं जिनमें हम मदद कर सकते हैं। और मरीजों की मदद करने के लिए हमारी स्पेशलिटी में जो हमारे पास साधन उपलब्ध है उसमें बहुत सारी चीज़ों के लिए हम पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में उस व्यक्ति की अपनी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। उसको जानकारी हम जब देते हैं तो वो समझता है कि जो हम उसको बता रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है और उसमें उसका अपना योगदान कितना रहेगा। जैसे हम एक्सरसाइज करने के लिए बता रहे हैं तो हम सिर्फ कागज़ पे प्रेस्क्राइब नहीं कर देते कि ये एक्सरसाइज करो, उसको समझाने की भी पूरी कोशिश की जाती है कि ये एक्सरसाइज उसके लिए क्यों ज़रूरी है, कब करनी है, कैसे करनी है, दिन में कितनी बार करनी है और कब दोबारा हमारे पास रिव्यू के लिए आना है। तो हम फॉलोअप पे भी पूरा ध्यान देते हैं। कई प्रकार की एक्सरसाइजेज हैं जो घर के माहौल में ही की जा सकती हैं। हर चीज़ के लिए अस्पताल आना, ओपीडी में आना ज़रूरी नहीं होता, समय समय पर फॉलोअप के लिए ज़रूर आना है। उसके अलावा हम मरीज़ के लक्षणों के हिसाब से दवाइयाँ भी लिखते हैं कि अगर किसी को जॉइंट पेन है तो हम उसकी दवा लिखते हैं, किसी को मांसपेशियों में बहुत अकड़न है तो हम उसकी दवा लिखते हैं ताकि अकड़न कम की जा सके। तो जो मरीज़ की बीमारी है उसकी डायग्नोसिस के बाद हम तय करते हैं कि उसको एक्सरसाइज, जानकारी, मेडिसिन और कई बार उसको असिस्टिव डिवाइसेस की भी ज़रूरत पड़ती है, मोबिलिटी एड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो वॉकिंग स्टिक हो, चाहे वो व्हील चेयर हो, चाहे जो लोग एम्पुटेशन के मरीज़ हैं वो भी हमारे मुख्य क्लाइंट्स की श्रेणी में आते हैं तो उनके लिए आर्टिफिशियल लिम्स बनने हमारी वर्कशॉप के अंदर आते हैं। कुछ लोगों में जो वीकनेस है, जैसे पोलियो के बच्चे थे जिनकी टांगों में कमजोरी थी, तो उनकी टांगों को मजबूती देने के लिए ताकि वो खड़े हो सके अपने पैरों पर और चल फिर सके तो उनके लिए कैलिपर्स बनाए जाते हैं हमारे डिपार्टमेंट में। उसके अलावा कई इंटरवेंशंस भी की जाती है, जैसे कहीं जॉइंट में पेन है या जॉइंट के पास वाले हिस्से में पेन है तो हम उस दर्द को दूर करने के लिए कई बार इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, उससे भी दर्द में कमी आती है। कई डिपार्टमेंट्स ऑफ फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन में रिहेबिलिटेटिव सर्जरी भी की जाती है तो उससे डिफॉर्मिटी को करेक्ट किया जाता है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पूरी एक टीम है और इस टीम का जो मुखिया होता है, जो लीडर ऑफ द टीम है, वो फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन का स्पेशलिस्ट होता है। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन है कि रिहेबिलिटेशन जो है वो एक टीम वर्क है और उस टीम के कई सदस्य हैं और उस टीम का लीडर फिजिकल मेडिसिन और रिहेबिलिटेशन का स्पेशलिस्ट है, तो रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन इसमें स्पेस चाहिए होता है, साधन चाहिए होते हैं, मैन पावर चाहिए होती है और जिनके सुचारू रूप से उपयोग से हम हर व्यक्ति का रिकवरी में मदद कर सकते हैं, उसका आउटकम हम बढ़ा सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा और इसको मैं फिर से दोहराऊंगा कि ऐसा कोई रोग नहीं जिसके उपचार में फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन का योग नहीं। तो ये अगर आप लोगों के माध्यम से लोगों तक एक तरह की मैंने आपको टैग लाइन दे दी है, वो अगर लोगों तक पहुंच सके, और ये सच है और मैं कई उदाहरणों से ये मैं साबित भी कर सकता हूँ। चाहे समाज में आप लोग देखो, किसी को कमर का दर्द हुआ, किसी को गर्दन में दर्द हुआ, तो उसकी रिकवरी में भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि 10 में से 9 लोगों में कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बिना सर्जरी के हम 10 में से 9 लोगों को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए हमें जानना जरूरी होता है कि दर्द तो एक लक्षण है, उसका कारण क्या है। जो नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेजर्स हैं, जो गैर दवा उपचार के हिस्से हैं, उनके ऊपर भी हम बहुत महत्व देते हैं, जिनमें ठंडे या गर्म पानी का सेक है, बिजली से चालित कई इंस्ट्रूमेंट्स और उपकरण हैं, तो उनका भी रोल होता है, क्योंकि दवाइयों के अपने कॉस्ट है, साइड इफेक्ट्स हैं। तो हम चाहते हैं कि व्यक्ति न सिर्फ ठीक हो बल्कि सुरक्षित तरीके से ठीक हो, बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक हो। वो चीज़ें हैं कि भारत एक विशाल देश है, यहाँ जहाँ एक तरफ आबादी बहुत ज़्यादा है तो उसी के अनुपात में दिव्यांग जनों की संख्या भी काफ़ी है। ये कोशिश रही है कि हर अस्पताल में इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ
फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन खुले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने में हमारी स्पेशलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इनफैक्ट जो राष्ट्रीय स्तर पर गाइडलाइंस बनी थी उसमें भी हमारे विभाग का और काफ़ी योग रहा। और इनफैक्ट लोकोमोटर डिसेबिलिटी की जो कमेटी थी उसका तो मुझे सरकार ने चेयरमैन मनोनीत किया था, और जो हमने गाइडलाइंस बनाई वो सरकार ने एक्सेप्ट की। तो भारत में जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है 2016 में जो पारित हुआ दिसंबर में, वो एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। उसके तहत इतने प्रावधान हैं कि अगर हम एक एक पे पूरा ध्यान दें तो भारत में दिव्यांग जनों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। तो उसमें किसी को फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में दिक्कत नहीं होगी, उसकी उपयुक्त जांच होगी, गाइडलाइंस के अनुसार सर्टिफिकेट मिलेगा, और सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो सरकारी योजनाओं में उसको लाभ एंटाइटल्ड है वो उसको मिलेगा। उसके लिए सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं, और कुछ महीने पहले एक UDID स्कीम और पोर्टल शुरू किया है कि अब ऑनलाइन रिक्वेस्ट करी जा सकती है सर्टिफिकेट के लिए, और एक प्रॉपर सिस्टम है ऑनलाइन जिसके थ्रू व्यक्ति को जगह जगह चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो उसका कार्ड बन जाएगा, जैसे आधार कार्ड बनता है ऐसे ही UDID यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड बनेगा, जिसमें न सिर्फ डिसेबिलिटी का कारण लिखा होगा, उसकी परसेंटेज भी लिखी होगी, ये भी लिखा होगा कि ये टेम्परेरी है या परमानेंट है। लेकिन जहाँ जहाँ ID जनरेट हुई हैं वहाँ से लोगों को UDID पोर्टल के थ्रू UDID कार्ड इशू हो रहे हैं। एक सिस्टम इन प्लेस किया गया है। People can download this card. One can download that. के अनुसार जो पुराना सिस्टम है सरकार ने ये निर्देश दिया कि उसको बंद कर दिया जाए, और 1 जून 2021 से ऑनलाइन सिस्टम UDID पोर्टल के थ्रू वो उसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी रहती है देशव्यापी स्तर पर, उसके लाभ बहुत हैं, लेकिन उसमें समय भी लगता है। की सुविधा है, अगर दिव्यांग व्यक्ति चाहे तो अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन में लॉग इन कर सकता है। बहुत जगह फोन पहुंच चुके हैं, जहां नहीं है वहां पर जैसे कियोस्क होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जहां 10 रुपये चार्ज करके लोग सुविधा कर सकते हैं। तो इसका फैलाव हो रहा है पूरे देश में। एम्पावरमेंट के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके थ्रू पूरा देशव्यापी नेटवर्क है, और बहुत सारे स्टेट्स में स्टेट कोऑर्डिनेटर्स भी नियुक्त किए गए हैं जो इन कामों में मदद कर रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और जहाँ दिक्कत आ रही है उन दिक्कतों को दूर भी कर रहे हैं। हमें ना एक्चुअली ये देखना चाहिए, अपने नज़रिए को थोड़ा बदलना पड़ेगा। एक गिलास है आपके सामने पानी का, उसमें पानी भरा है कुछ, लेकिन ऊपर तक नहीं भरा है। अब ये आपके नजरिए पे कि आप उस गिलास को आधा खाली देखते हो या आधा भरा देखते हो। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे और हम हिस्टोरिकली देखेंगे कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय क्या स्थिति थी, कितनी सुविधाएं थी, आज़ादी के 25 साल बाद जो सुविधाएं थी उनका स्तर क्या था, निश्चित रूप से सुधार हुआ था। और अब हम आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं। आज जो स्थिति है वो पहले से बहुत बेहतर है, लोगों में जागरूकता आई है, उनको अपने अधिकारों के बारे में मालूम है, और पूरा अलग तंत्र जो है समाज का, सरकारी तंत्र, नॉन गवर्नमेंटल सिस्टम, वो सब उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराने में भागीदार है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ, क्योंकि अब कानूनी रूप से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिसेबिलिटी अलोन। तो जो मैंने बताया राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 है, उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं, और उसमें डिस्क्रिमिनेशन इज एन ऑफेंस। ऐसे ही पहले जो सरकारी नौकरी में नियुक्ति होती थी तो उसमें 3% जॉब्स रिजर्व होते थे। नए कानून के बाद रिजर्वेशन 4% कर दिया गया। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उसमें 4% पहले सीट्स रिजर्व होती थी, अब उसको बढ़ा के 5% कर दिया। दूसरा एक जो क्रांतिकारी और परिवर्तन आया कि जो पहले कानून था उसमें 7 तरह की डिसेबिलिटी कंडीशंस जो है वो लिस्ट करी गई थी, लेकिन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में 21 स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज हैं, तो उस लिस्ट को भी बहुत बढ़ा दिया गया है। डिसेबिलिटी की जो डेफिनेशन है एज पर द लॉ, हमने सिर्फ उसी व्यक्ति को पर्सन विद डिसेबिलिटी लेबल करना है जो उस डेफिनेशन के अंदर फिट होता है।
जो रह जाती है मैक्सिमम रिकवरी के बाद हम उसको फिर असेस करते हैं, तब फिर देखते हैं कि इम्पेयरमेंट कितनी है, उसकी फिर परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गाइडलाइन है। तो ऐसे एक सिस्टम है, ऐसा नहीं कि आर्बिट्रेरली हम किसी को भी कितनी परसेंट का सर्टिफिकेट दे दें। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पिछले कुछ सालों के कुछ घोषणाओं से, कुछ स्कीम से, इनिशिएटिव से प्रेरित है। So World Health Organization, which looks after health at the global level, they then thought that how best we can first control the COVID-19 pandemic, and for that they kept issuing guidelines from time to time. We are in tune with the changing times. And as the COVID prevalence reduced throughout the world, the severity of people affected with COVID-19 became less and less. More people recovered. जैसे इंडिया में भी कहते हैं 98.5 या 98.8 रिकवरी रेट है परसेंटेज, which is a very good thing. तो अब कम लोगों को कोविड इन्फेक्शन हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिर ये सोचा कि हाउ टू बिल्ड ए पोस्ट कोविड वर्ल्ड, उसके लिए सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोविड जैसे कोई भी पेंडेमिक होता है, वो शुरू होता है, पीक पे जाता है, तो फिर वो लो भी आता है और खत्म भी होता है। अभी तक का ऐसा अनुभव रहा है, ऐसा इतिहास है। हुआ है हेल्थ सर्विसेज में वीकनेसेस जो एक्सपोज हो गई हैं या सर्विस डिलीवरी में नेगेटिव प्रभाव पड़ा है, उसको कैसे दूर करना है ताकि दुनिया बेहतर बन सके और पहले से ज़्यादा वो फेयर भी रहे। उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज को पहले से बेहतर सुविधाएं मिलें, हेल्थ केयर सर्विसेज उनको बेटर हों, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनका इकोनॉमिक स्तर भी सुधरे। तो ग्लोबल लेवल पर कुछ इनिशिएटिव हुए और उसमें 2017 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ग्लोबल मीटिंग करी, जेनेवा में एक्सपर्ट्स को बुलाया, 200 से ज़्यादा लोग एक्सपर्ट्स आए। एक्शन प्लान ये लॉन्च किया, एक नया इनिशिएटिव था। उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमें क्या क्या करना चाहिए, और ये बेसिकली रियलाइज हुआ कि रिहेबिलिटेशन सर्विसेज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दीज आर अमंग द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल, और इसमें सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ही बेनिफिशियरी नहीं है, जो एल्डरली पर्सन हैं उनको भी रिक्वायर्ड है सर्विसेज, जो बच्चे हैं उनको भी बेनिफिट होता है, विमेन को भी हेल्प मिलती है। और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग द फंक्शनिंग ऑफ द इंडिविजुअल। तो क्योंकि कई जगह जो कमियां देखी गई पेंडेमिक के दौरान, उन कमियों को दूर करना भी तो एक जिम्मेदारी है। उन कमियों को दुरुस्त करने के लिए या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी हो सकता है। कुछ साधनों की ज़रूरत होगी कि आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, कुछ ट्रेंड मैन पावर चाहिए, कई कई जगहों पर स्पेस चाहिए, और कुछ जगह पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। तो यही मेन हिस्से होते हैं जिससे आप स्ट्रेंथन कर सकते हो। तो ट्रेनिंग के नए प्रोग्राम चालू हुए, एजुकेशन से रिलेटेड नए तरीके ढूंढे गए, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन और इंटरेक्शन का परसेंटेज बढ़ता गया। उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड हिज और हर फैमिली मेंबर बढ़ाया गया, ताकि दूसरे संस्थान पे ज़्यादा निर्भरता न रहे, जब जरूरी हो उसकी सेवा का लाभ उठाया जाए। तो ये एक पूरा सोचे समझे प्लान फॉर एक्शन है, जिसका टारगेट ईयर है 2030, और अभी हम 2022 में हैं। तो इन्होंने 2017 में जब ये फरवरी के महीने में चालू किया, प्रोग्राम मीटिंग करी, तो उसके 2 साल 2.5 साल बाद जुलाई 2019 में एक और मीटिंग करी, ये देखने के लिए कि हमने जो 2017 फरवरी में सोचा था, हम उसमें कितना काम कर पाए। और ये इनिशियल 2.5 साल का तजुर्बा जो है, उसमें हमें क्या लगा, हमें क्या क्या अपनी स्ट्रेटेजी को, रणनीति को बदलना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ लाइक ए वॉर अगेंस्ट कोविड डिजीज। तो हम जब वॉर में जाते हैं तो एक स्ट्रेटजी के साथ जाते हैं। जैसे जैसे वॉर में आगे बढ़ते हैं तो अच्छा जनरल जो है वो अपनी स्ट्रेटजी बदलने से भी परहेज नहीं करता, अगर वो ज़रूरी है जंग जीतने के लिए। तो यही चीज़ उन्होंने सोची और एक रिव्यू किया जुलाई 2019 में। उसके बेसिस पर उन्होंने कहा कि कई चीज़ें सही ढंग से चल रही हैं, पटरी पर हैं, उनको आगे आने वाले समय में थोड़ी गति प्रदान करनी पड़ेगी, और जहाँ जहाँ कुछ इनिशिएटिव अभी शुरू नहीं हो पाए उसको शुरू करेंगे। तो एक पूरा डॉक्यूमेंट है WHO की साइट पर, जिसमें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप लिखा क्या क्या करना चाहिए, और उसमें देश को क्या करना है, समाज को क्या करना है, हेल्थ के अलावा एजुकेशन सिस्टम में क्या होना चाहिए,
एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड क्या है, इस पर दोबारा से पुनः ध्यान केंद्रित किया है कि हमने उसको अचीव करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और जो किया है हमने उसको कंसोलिडेट करना है, अच्छा काम जो हुआ है। तो ये सारा उसके चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि जब वर्ल्ड बॉडीज इस दिशा में सोच रही हैं तो हमारी स्पेशलिटी तो बहुत क्लोजली रिलेटेड है, तो हमें भी कुछ सोचना चाहिए। और उसके लिए हमने सोचा कॉन्फ्रेंस का थीम अगर हम ये रखेंगे तो हम इन चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा अच्छे तरीके से केंद्रित कर सकेंगे। थीम है, इसमें और भी कई कंपोनेंट्स हैं जो हम कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों से साझा करेंगे, और कॉन्फ्रेंस में जो हम सोवेनियर रिलीज करेंगे उसमें मैंने एक लेख लिखा है इसी थीम से संबंधित, जिसमें मैंने थोड़ा सा बताया सिस्टमेटिकली कि कैसे ये सोच शुरू हुई, कैसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ी, और इस समय हम कैसे कहाँ पर हैं। तो ये एक कोई भी परिवर्तन जो होता है इट इज़ ए प्रोसेस, ये चुटकी बजाते तो परिवर्तन होता नहीं है। और जब समस्या इतनी कॉम्प्लेक्स है, दुनिया को दोबारा से सुचारू ढंग से बनाना है और पहले से बेहतर बनाना है कि जो तबाही कोविड-19 ने की है उससे हम आगे उबर सकें और दोबारा ऐसी तबाही ना हो, उसके लिए सिस्टम्स इन प्लेस हम कर सकें। तो ये सारी कोशिश है, और उसमें भारत क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है ग्लोबल लेवल पर, जिसकी जिम्मेदारी भारत समझता है और योगदान भी देता है, दूसरे देशों से अपना अनुभव साझा करता है। दिव्यांगजन, ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था सन 2015 के आसपास। तो ये जो है बेसिकली एक कोशिश थी डिसेबिलिटी से रिलेटेड स्टिग्मा कम करने की, जो किसी वजह से कमज़ोर है या डेवलप नहीं हुआ है। तो आप पूरे व्यक्ति को देखिए, तो इसके लिए जो हम आम भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी कुछ शब्दों का उपयोग बेहतर है इस्तेमाल करें, और कुछ शब्दों का उपयोग ना करें तो और बेहतर है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर उदाहरण दें तो डिसेबल्ड पर्सन कहने के बजाय अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कहेंगे तो वो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। और यही यूनाइटेड नेशंस की भी रिकमेंडेशन है, और भारत सरकार भी इस बात को मानती है कि पर्सन फर्स्ट लैंग्वेज इस्तेमाल होनी चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपनी मोबिलिटी के लिए व्हील चेयर का उपयोग कर रहा है तो ये मत कहिए कि ही इज ए व्हील चेयर बाउंड पर्सन, ठीक है, ही इज ए पर्सन हु यूजेस ए व्हील चेयर फॉर हिज मोबिलिटी। जैसे हमारी नज़र कमजोर है, चश्मा पहनते हैं ना, तो आई एम ए पर्सन हु यूजेस स्पेक्टिकल्स फॉर बेटर विजिबिलिटी। उसमें क्या हर्ज है? किसी को सुनने में दिक्कत होती है, वो हियरिंग एड का इस्तेमाल करता है। ऐसे ही किसी को मोबिलिटी की समस्या है तो वो मोबिलिटी एड का इस्तेमाल करता है। लेकिन आप पूरे इंसान को देखिए, तभी समाज में परिवर्तन आएगा और इन लोगों के लिए मौके बढ़ेंगे, साधन बढ़ेंगे और उनका इंटीग्रेशन बेहतर हो पाएगा। ताकि हम सही हैं तो सारी उम्र रहेंगे ऐसा ये जरूरी नहीं है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर के कुछ अंगों की क्षमता वैसे भी कम हो जाती है, और उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी शामिल है। तो अगर आप किसी का IQ टेस्ट करोगे तो हो सकता है कुछ समय बाद वो IQ टेस्ट स्कोर में परिवर्तन ना आए, लेकिन उस व्यक्ति की एडेप्टेशन, उसके द्वारा उसकी कार्य क्षमता इंप्रूव हो सकती है। किसी भी प्रकार की जो 21 स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज हैं और उनके अलावा भी जो उन 21 में नहीं आती हैं, व्यक्ति हमेशा सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। स्पॉट रजिस्ट्रेशन ऑल्सो, एंड द नंबर इज गोइंग टू ग्रो बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। वी हैव केप्ट इट इन ए हाइब्रिड मोड। कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा फिजिकल और हाइब्रिड मोड में होगा, लेकिन जो मेन पोर्शन होगा वो वर्चुअल मोड में होगा। सो पीपल कैन कनेक्ट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड गेट द बेनिफिट ऑफ द नॉलेज। कहीं न्यूक्लियर साइंस की कॉन्फ्रेंस हो रही है तो केमिकल इंजीनियर तो वहाँ जाके क्या करेगा? बिकॉज फॉर एवरीथिंग देयर इज लिमिटेशन ऑफ द टाइम। हर किसी के पास टाइम सीमित है, वो उसी जगह जाना चाहेगा जहाँ से उसको लाभ होगा, जहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको समझ में आएंगी और उससे वो बेनिफिट उठा सकेगा। अब फिजिक्स की कॉन्फ्रेंस में कोई गायनेकोलॉजिस्ट तो नहीं जाएगा। इट इज अ कॉन्फ्रेंस इन ए लिमिटेड एरिया जिसमें वर्कशॉप है, और वो वर्कशॉप फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन से ही रिलेटेड फील्ड में। तो इसीलिए जो लोग फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन के बारे में जानते हैं और उनको इंटरेस्ट है इन द टॉपिक ऑफ दैट वर्कशॉप, वही लॉग इन करेंगे, और उन्हीं लोगों ने रजिस्टर किया है। तो बेनिफिट उठाने के लिए आपका प्रायर रजिस्ट्रेशन जरूरी है, इवन इफ इट इज इन द ऑनलाइन मोड। अपने घर में मेरी बेटी को हुआ
मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उनकी बहन की शादी हुई, 2 दिन बाद उनके परिवार में 4 लोगों को हो गया। ऐसे बातें सुनने को मिलेंगी समाज में, परिवार में, रिश्तेदारी में। तो अभी ये पूरा गया नहीं, तभी हमने मास्क लगाया हुए हैं और दोनों पे। ऑफिशियल लॉन्च के बाद वी विल अपलोड इट टू आवर वेबसाइट ऑल्सो। It was started in 1972 by 3 doctors, Dr. Menon, Dr. Mukherjee, and Dr. S.K. Verma. डॉक्टर B.P. यादव भी थे। डॉक्टर मेरी वर्गीस was the first president of our association. She was a physical medicine and rehabilitation specialist from CMC Vellore. And then there was another member, Dr. B.V. Gujral. तो फॉर हिस्टोरिकल रीजन हमने सुविजन में उन सबका फोटो भी डाला है ओरिजिनल, ताकि देखिए जो अपना इतिहास भूल जाते हैं फिर इतिहास भी उनको भूल जाता है। तो एज ए मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड टू देयर कंट्रीब्यूशन वी हैव ट्राइड टू शोकेस, ताकि नई पीढ़ी के लोगों को भी पता चले कि आज जो हम 50 साल अपने आप को मान रहे हैं, शुरुआत कहीं तो हुई थी। तो वो कौन लोग थे जो डेडिकेटेड थे, जिनमें इतना विजन था, इतनी अवेयरनेस थी, जिन्होंने एक ऐसा छोटा सा पौधा लगाया जो ओवर द इयर्स अब इतना वृक्ष बन गया, जिसका बेनिफिट हम लोग उठाते हैं। हेडक्वार्टर इन दिल्ली ओनली, IPM आल्सो। दैट इज आल्सो। लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे हर 2 साल बाद चुनाव होता है तो नए प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, नए सेक्रेटरी होते हैं। तो डे टू डे फंक्शनिंग के लिए जहाँ सेक्रेटरी होता है वहाँ से फिर ऑपरेशन होता है। कोविड के बारे में बातें कर रहे थे, तो एक पोस्ट कोविड सिंड्रोम होता है, उसके बारे में लोगों को ये डॉक्टर्स ने नहीं बताया, पेशेंट्स ने बताया कि हमें बहुत परेशानी हो रही है कोविड होने के बाद में। फटीग होता था उनको, जोड़ों में दर्द होती थी, बार बार भूल जाते थे चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें समझ में आई पेशेंट्स के थ्रू, और फिर अब हमने उस पर रिसर्च करना शुरू किया है। तो हमारे कॉन्फ्रेंस के दौरान काफ़ी सारे नए रिसर्च पेपर्स हैं जो सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम हो, पर कई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हमने समझी नहीं एज ए डॉक्टर, बट पेशेंट्स हमें आके बता रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए रिसर्च कर रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और उसके लिए हम आगे उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। हाँ, डिसेबिलिटी, और ये डिसेबिलिटी ना बहुत ही सटल होती है, माइल्ड होती है, ये डिसेबिलिटी में नहीं आएगी, बट पेशेंट का डे टू डे लाइफ बहुत इफेक्ट होता है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए गाइडलाइंस बनाएं, उसके लिए उसको अटेंशन दें। बेसिकली क्या हो रहा था कि डॉक्टर्स उस चीज़ को अटेंशन नहीं दे रहे थे, तो पेशेंट्स ने बोला कि दो अटेंशन करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। तो ये सब रिसर्च हम इस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी डिस्कस करेंगे, which are focused on the post-COVID problems in patients. There are 2 types of presentation of the research which is at the Sir. One is the presentation of research through the platform, the other is through the posters. क्योंकि फिजिकली हर कोई आ नहीं सकता, हर कोई इनको सुन नहीं सकता, तो आजकल तो ये कॉमन प्रैक्टिस है कि there are posters which are shared electronically and people can see those posters and the presenter can explain online. हम कोशिश कर रहे हैं कि making use of all the available methods, we reach out to the people who want to get the benefit of the deliberations. That is our aim. So one generic question globally, because All over the world. Virus does not differentiate कि आप अमेरिकन हो या इटालियन हो या इंडियन हो, है ना? डिफरेंस कहाँ आता है in terms of the resources available in that particular location. Developed countries definitely had more resources. This was the general perception. But this COVID-19 pandemic has exposed that even if they were developed, they were still ill prepared as far as the challenge of COVID-19 was concerned. तो इसीलिए अमेरिका में लोगों ने देखा तबाही कितनी हुई, इटली में हुई, स्पेन में हुई, है ना? तो जहाँ जहाँ से भी डेटा आ रहे थे उससे यही लग रहा था। बट इफ यू लुक एट द पॉजिटिव साइड, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप गिलास को आधा भरा भी देखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जो उन लोगों का एक्सपीरियंस था in terms of how severe people were affected, how did they handle the situation, वो एक्सपीरियंस हमें काम आया। हमारी प्रेपरेशन कई मामलों में बेहतर हुई, हमारी हैंडलिंग बेहतर हुई,
despite we being a limited resource country. समझ जाओ मत। So the experience of developed countries has been beneficial to us, and they have also, in the interest of the world community, shared their experiences with us. तो ऑनलाइन जो कनेक्टिविटी थी दुनिया भर में, उससे फायदा ही हुआ है। जो चैलेंजेस उनके थे वो शेयर किए। जैसे एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ फिजिकल एंड रिहेबिलिटेशन मेडिसिन, तो कोविड के दौरान उन्होंने फोकस वेबिनार्स किए और इंडिया की सिचुएशन शेयर करने के लिए दे रिक्वेस्टेड मी एंड आई प्रेजेंटेड द इंडियन सिचुएशन एट दैट ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो ऐसे ही और भी प्रोफेशनल एसोसिएशंस कर रही थी, अमेरिकन एकेडमी ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन हो गया, या यूरोप की कुछ सोसाइटीज़ हैं। तो सिमिलरली कार्डियोलॉजी ग्रुप वो आपस में इस तरीके से ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रहे थे, कॉन्फ्रेंसेस सारी ऑनलाइन ही हो रही थी। ये तो धीरे धीरे जब कोविड का प्रकोप कम हो रहा है तो धीरे धीरे ओपनिंग हो रही है और हाइब्रिड मोड में और फिजिकल मोड में हो रही है, बिकॉज वी डोंट वांट टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो हमने भी यही सावधानी बरतते हुए ध्यान दिया है कि कैसे हम बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स करें, कि कुछ पार्ट फिजिकल में रहे, कुछ ऑनलाइन में रहे, ताकि बैलेंस्ड वे में हम लोगों तक मैसेज पहुंचा सकें। जो कोविड का असर है इसके ऊपर कितना होगा, कैसे होगा, ये काफी हद तक डिपेंड करता है कि व्हाट वर द कोमॉर्बिडिटीज इन दैट इंडिविजुअल। कोमॉर्बिडिटीज का मतलब होता है कि किसमें पहले से ही कुछ बीमारियां थी, तो उसमें कोविड का रिजल्ट अलग रहा। तो जिन लोगों में सीवियर कोविड हुआ वो इनवेरिएबली वैसे लोग थे जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, क्रॉनिक लिवर डिजीज है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, या ऐसी प्रॉब्लम है जिससे ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग की संभावना बढ़ गई, या एज ग्रुप एडवांस्ड है, 65 साल से ऊपर का एज ग्रुप है। तो ऐसे जो चीजें थी, तो वेस्ट में कई बीमारियां थोड़ी ज्यादा हैं इन सोसाइटी, जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी। तो उन लोगों में आउटकम जो है कोरोना वायरस इन्फेक्शन का थोड़ा सा पुअर रहा। इंडिया में अभी भी पॉपुलेशन रिलेटिवली यंग है। देखिए, ये जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहलाता है ये, और ये काफ़ी देखा गया है। इसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है और इसमें ये है कि बहुत वैरायटी ऑफ सिम्टम्स होते हैं। मतलब आप एक स्पेशलिटी स्पेसिफिक जा नहीं सकते, क्योंकि उनको हड्डी की बीमारी होती है, उनको मसल्स की प्रॉब्लम होती है, उनको नर्व्स की प्रॉब्लम होती है, उनको जनरल फटीग होता है, उनको भूख लगने की प्रॉब्लम होती है। मतलब इतनी वैरायटी ऑफ इश्यूज होती हैं कि स्पेशलिटी टू स्पेशलिटी जाके बिल्कुल परेशान हो जाए। अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली हर डॉक्टर में वी हैव टू नो कि दीज आर द सिम्टम्स विच आर प्रेजेंट। फिर जो पेशेंट हमारे पास आएंगे, हमारे को एक बैकग्राउंड में आइडिया है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, उसमें मसल वीकनेस हो सकती है, उसमें आर्थराइटिस हो सकती है, उसमें फटीग हो सकता है, उसमें लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है। तो हम उसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करें, तो हम वो पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी इशू है उसको हम मैनेज करेंगे, और फिर अगर स्पेसिफिक कुछ रिक्वायर्ड है तो हम उस स्पेशलिटी को रेफर करेंगे। दर्दों की शिकायत है, हड्डियों की, मांसपेशियों की, जनरल फंक्शनल एबिलिटी की कोई प्रॉब्लम है, जैसे चलना फिरना, काम करना, उसकी इशू है, तो हमारे पास मैनेज करने के लिए ना, विच इज़ रन बाय मेडिसिन डिपार्टमेंट, वो आगे फिर रेफर कर देते हैं। बट यू कैन कम टू PMR स्पेशलिस्ट ऑल्सो। To all the stakeholders, because there are different stakeholders. One is our association's members. What role they can play from now onwards, so that we can make the presence of our specialty more. We can convey to the people what better role we can play, how many lives we can touch in a positive way. ये बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुंचना, और वो पहुंचेगा उन्हीं के थ्रू जो हमारे स्पेशलिस्ट्स हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारे क्लाइंट्स हैं या लाभार्थी हैं, इफ आई मे यूज दैट वर्ड, वो कुछ हद तक तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, कुछ लोग वो हैं जो ऑफिशियल डेफिनेशन के हिसाब से पर्सन विद डिसेबिलिटीज नहीं है, लेकिन उनमें थोड़ी सी फंक्शनल लिमिटेशन है, कोई इम्पेयरमेंट है,
उनको भी कैसे हमारी स्पेशलिटी के थ्रू बेनिफिट हो सकता है, ये 3 दिन के दौरान हम वो भी मैसेजेस कन्वे करेंगे। हाँ, किस तरीके की डिसेबिलिटी है जिसको हम थोड़ा सा फोकस्ड वे में अटेंड कर सकते हैं। दैट इज बेस्ड अपॉन द इंक्रीजिंग प्रेवलेंस ऑफ सर्टेन डिसेबिलिटी कंडीशन। जैसे एक तो ग्रुप अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि पीपल हु हैड कोरोना वायरस इन्फेक्शन दैट दे सफर्ड फ्रॉम कोविड-19 डिजीज, उनमें जो लॉन्ग परसिस्टेंट सिम्टम्स हैं उन तक कैसे पहुंचे ताकि वो और जल्दी रिकवर करें। कुछ रिकवरी तो नेचुरल होती है, अपने आप हो जाती है, कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन उस रिकवरी को हायर लेवल तक ले जाएं और रिकवरी टाइम को हम रिड्यूस कर सकें, तो उसमें हमारी स्पेशलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। कि भाई जो व्यक्ति 4 हफ्ते में रिकवर कर सकता है तो उसको 4 महीने तक क्यों सफर कराना। नेचुरल तरीके से हो सकता है उसको 4 महीने लग जाए रिकवर होते होते, लेकिन हम अपने जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और टेस्टेड टेक्निक्स हैं फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन फील्ड में, उसको यूज करके 4 हफ्ते में अगर उसको हम इम्प्रूव करा सकते हैं तो पूरी कोशिश होगी। एक चीज हम और चाहते हैं, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में इनॉग्रेशन में एक चीफ गेस्ट होते हैं, तो इस बार जो माननीय हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे, इज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, वेरी एमिनेंट मैन, वेरी नॉलेजेबल मैन, तो उनके थ्रू हम चाहेंगे भारत सरकार तक भी मैसेज जाए कि भारत सरकार से हम क्या अपेक्षा रखते हैं कि फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन का जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन पॉसिबल है वो गवर्नमेंट सिस्टम के थ्रू, गवर्नमेंट मशीनरी के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं जो आने वाले समय में हैं वो हमें माननीय चीफ गेस्ट के थ्रू पता चल सकें, ताकि जहाँ जहाँ संभव है वी आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट एंड पार्टिसिपेट, ताकि गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स भी सफल हों। तो ये हम चाहते हैं 2 वे एक्सचेंज है कि गवर्नमेंट भी हमें इस्तेमाल करे अपनी योजनाओं को सफल बनाने में, और जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनकी सक्सेस बढ़े उसमें गवर्नमेंट भी हमें सहयोग दे। तो समाज में तो सभी काम चलता है ना, तो ये हम चाहते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज, हमारे डॉक्टर, स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स और आप लोगों के माध्यम से आम पॉपुलेशन तक मैसेज जाए कि भाई ये स्पेशलिटी है जिसमें ये खूबियाँ हैं, इसके थ्रू आप लोग फायदा उठा सकते हैं। या थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बार बार कहती थी कि हेल्पलाइन नंबर नेशनल लेवल का ये है। हर रोज शाम को विज्ञान भवन में या मिनिस्ट्री में प्रेस ब्रीफिंग होती थी, जिसमें मुझे क्लियरली याद है जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल साहब, नीति आयोग के स्वास्थ्य के सदस्य विनोद पॉल सर, ये रेगुलर आके बताते थे, अपडेट्स देते थे। ठीक है, और सभी बात से सहमत नहीं हूं, आप बुरा मत मानिएगा, मैं समझ रहा हूं, मैंने किसी दूसरी वजह से बात पूछी। और हर अस्पताल में कोविड के नोडल ऑफिसर के नंबर भी डिस्प्ले होते थे। जैसे ही कोविड शुरू हुआ आपने देखा होगा आपके फोन में रिंग टोन बदल गई, मैसेज आ गया, और वो मैसेज धीरे धीरे बदला वैक्सीन के बारे में। तो सरकार ने अपना पार्ट प्ले किया। और अगर I endorse absolutely। थर्ड वेव में आप देखिए जब हम लोग कितने कंप्लेसेंट हो गए थे। मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ है, बाहर पुलिस वाली एक बैठ गई, पढ़े लिखे लोग हैं, पता है बाहर नहीं जाना। सरकार की आप वो देखिए, स्ट्रिक्टनेस देखिए। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल सबके गवर्नमेंट माध्यम दोनों ने से अपना पार्ट प्ले किया और अच्छे से किया, और पब्लिक का कोऑपरेशन रहा इसमें। उन्होंने कहा बंद मीन्स बंद, लोग घर बैठ गए। ठीक है, आज हमें गूगल और फेसबुक मेमोरीज दिखा रहे हैं कि 22 मार्च को जब लॉकडाउन पहला लगा था, सड़कें कितनी सुनसान और वीरान हो गई थी। एक चीज मैं आपके में और चीज कहना चाहता हूँ कि जहाँ कंफ्यूजन की आपने बात करी, कंफ्यूजन वहाँ हुआ है जब लोगों ने सोशल मीडिया पे ज्यादा भरोसा किया है बजाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी के। और उसमें क्या हुआ है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तथ्य डिस्टॉर्ट हुए, उससे पैनिक क्रिएट होता है, फियर क्रिएट होता है। तो डिसइंफॉर्मेशन ना हो, सही जानकारी मिले, उसके लिए ऑफिशियली नोटिफाइड साइट्स और नंबर्स हमेशा इस्तेमाल होने चाहिए, बजाय सोशल मीडिया पे नियंत्रण नहीं है। तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एक नोटिफिकेशन आई थी कि एक तरफ तो हम कोविड-19 पेंडेमिक से जूझ रहे हैं, हाँ जी, दूसरी तरफ हम इंफोडेमिक से भी जूझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चारों तरफ से बम्बार्डमेंट है इंफॉर्मेशन का, तो उसमें पता नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भरोसा रखिए ऑफिशियल मशीनरी पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो उससे इंटरप्ट हो गई रिहेबिलिटेशन केयर।
कुछ जगहों पर थोड़ा सा समय लगा टेली मेडिसिन का उपयोग करते हुए सुविधाएं शुरू करने में, टेली कंसल्टेशन। लेकिन आप जानते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट चीज़ होती है वो अभी भी हर किसी तक तो पहुंच नहीं है। सबके पास साधन नहीं होते, सब जगह इंटरनेट नहीं है, सबके पास उस तरह के फोन नहीं है कि आप वीडियो कंसल्टेशन कर सकें। तो कुछ लोगों को दवाई भी नहीं मिली समय पर, जैसे जिनके मार्केटों में अकड़न होती है, अब अगर तो सडन दवाई ना हो जिससे वो अकड़न कंट्रोल थी तो वो रेगुलर, किसी की व्हील चेयर टूट गई तो उनको रिपेयर करने का सुविधा नहीं थी, क्योंकि लॉकडाउन में सब बंद हो गया, ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गया, दुकानें सेंटर सब, तो कई इस तरह की दिक्कत है। दूसरा, बहुत सारे दिव्यांगजनों को अपनी डे टू डे लाइफ के लिए किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है। वो उनका फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई केयर गिवर हो सकता है, या कुछ मोबिलिटी एड्स या असिस्टिव डिवाइसेस हो सकती हैं। तो पहले दिन से ये प्रचार हो गया कि भाई मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी, बार बार हाथ धो। क्योंकि शुरू में थोड़ा भय था, भय का कारण ये था कि अज्ञानता भी थी। जब आपको जानकारी नहीं होती पूरी तो डरते हो, तो डरना जरूरी भी था। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लोगों में मास्क की उपलब्धता कम थी, हैंड सैनिटाइजर भी कम थे, जगह जगह पानी भी उतना नहीं था कि दिव्यांगजन पहुंच सके। चीजें हैं, एक तो कोरोना के अपने लक्षणों में ही कुछ तरह की डिसेबिलिटी कॉजिंग सिम्टम्स थे। जैसे शुरू में जब कोविड शुरू हुआ तो लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज्यादा थी, तो उसमें हमारी स्पेशलिटी का पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा। कैसे उनके लंग्स की हेल्थ इंप्रूव करी जाए, मेंटेन की जाए और उनको रिकवरी में हेल्प की जाए। तो हमारे फील्ड में कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको उपयोग करके उनको पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन दिया ताकि उनकी लंग्स की ऑक्सीजनेशन ठीक रहे। आपने देखा होगा जगह जगह पल्स ऑक्सीमीटर दिख रहे थे, कुछ लंग्स की एक्सरसाइज करने के लिए भी कुछ सिंपल इंस्ट्रूमेंट थे जो लोग दुकान से खरीद सकते थे, और उनका सही इस्तेमाल कैसे करना है वो हम लोग गाइड करते थे। कई जगहों पर हमारे फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के थ्रू मार्गदर्शक पुस्तिकाएं भी तैयार की गई, वेबसाइट्स पे भी डाली गई। तो कई हमने टेली मेडिसिन और टेली रिहेबिलिटेशन के थ्रू लोगों तक संपर्क बनाए रखा, जिसमें भारत सरकार ने भी कई चीज़ों में सहयोग किया। उनकी जो दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, वो समय समय तक हम तक पहुँचती रही, जिसको हम सरल भाषा में पर्सन विद डिसेबिलिटी से शेयर कर पाए। तो भारत का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन भारत के लिए भी चुनौती तो थी, इसमें कोई शक नहीं। डेवलपमेंट करने की जो उपलब्धि थी वो कई बड़े बड़े देशों को मात कर दी, जिससे अब जो अगली वेव्स हैं वो इसीलिए नहीं आ पा रही हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वैक्सीन कवरेज हो गया है। कोरोना के कई मरीजों में रेस्पिरेटरी के अलावा और भी कई सिम्टम्स हुए, किसी में वीकनेस हो गई, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे असर हुआ, किसी में जॉइंट्स की समस्याएं हुई, तो बहुत तरह के सिस्टम प्रभावित हुए, और उन सब का भी रिहेबिलिटेशन में हमारे टीम का रोल। पर्सन विद डिसेबिलिटी के ज़रूरतों को, उनके हितों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया गया, लेकिन ये ज़रूर सच है कि कई मामलों में ट्रांसपोर्ट के साधन ना मुहैया होने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से और कई और सुविधाओं के अचानक रुक जाने से वो अपने प्रयास उतने नहीं कर सके कि हमारे तक पहुंच सकें। और जैसा मैंने बताया कि सब जगह टेली मेडिसिन की सुविधाएं पहुंचने में और उसके बारे में जानकारी होने में भी दिक्कत हुई है, देरी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें हम बहुत पीछे रहे। दूसरा, भारत सरकार ने एक ग्रुप गठित किया था कि प्रायोरिटी वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन किस किस कैटेगरी के लोगों को होना चाहिए। तो मैं उस ग्रुप का भी सदस्य था, तो हमने ये निश्चित किया कि जो दिव्यांगजन हैं उनको भी इस वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा लाभ मिले, उनका प्रोटेक्शन हो, तो उनको इग्नोर नहीं किया गया बिल्कुल भी। जैसे शुरुआत में ये हुआ था कि जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है, क्योंकि वैक्सीन के स्टॉक इतने नहीं थे तो प्रायोरिटी किसी ग्रुप को तो देनी थी, तो जिनको रिस्क ज़्यादा है उस हिसाब से चुना गया, और वो फिर लिस्ट को बढ़ाते गए और समाज का हर अंग, अब आप देख रहे हैं कि जैसे 12 से 14 साल वालों को भी शुरू किया जा रहा है,
तो भारत सरकार की कोई डेलिबरेट ऐसी नहीं थी कि किसी सेक्शन को इग्नोर करना है। सब तक इस पे कोविड का असर आया वो है हार्ट। तो हमारी जो पल्स रेट या हार्ट रेट होती है वो 60 से 100 तक होती है। अगर किसी की 60 से नीचे हो तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं हम लोग, और अगर 100 से ज़्यादा हो तो उसको टेकिकार्डिया बोलते हैं। तो लोगों की पल्स रेट 50 से 150 तक भी देखी गई, और ये काफ़ी कुछ हफ्ते या कुछ महीनों तक उनको तकलीफें हुई कि हार्ट रेट सडनली 50 है। आप सोचे किसी की ऐसे हो और सडनली 110, 120, 130। टाइमली और प्रॉपर इलाज से लोगों की जान बची, और अस्पतालों ने, भारत सरकार ने जो सुविधाएं थी वो लोग आए अस्पतालों में, एम्स में, सब जन में और आरएमएल में, और उनको टाइमली सुविधाएं मिली। क्योंकि ये सारे अस्पताल एक दिन भी बंद नहीं रहे। लॉकडाउन में लोगों को आने में यहाँ तकलीफें हुई, लेकिन अस्पताल कभी भी बंद नहीं रहे। उसकी हमने टेली कंसल्टेशन के थ्रू इलाज दिया। हमारा जो विभाग है उसका नाम ही पुनर्वास है। पुनर्स्थापना या पुनर्वास मतलब हम डील करते हैं डिजीज, डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी से होने वाले प्रभाव। तो इससे हम कोशिश करते हैं कि दिव्यांगजनों को मैक्सिमम उनकी परेशानियां जो है उनसे निदान हो सके, और उन डिसेबिलिटी की वजह से जो परेशानियां जो बच जाती हैं उनको ठीक करके या उनको सुधार करके हमको उनको समाज की मुख्य धारा में बाकी सारे समाज के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक आदमी के पैर का लॉस हो गया है, तो उसको हम प्रोसेसेस लगा के, तो वो एज गुड एज बाकी लोगों जैसे समाज में कंधे से कंधा मिला के अपने रोज़मर्रा के काम और अपना जीविका जो भी है अर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उनको बाकी लोगों के बराबर करने की कोशिश करते हैं। एसोसिएशन ऑफ पीएमआर ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना जा रहा है, तो आपके माध्यम से या बाकी लोगों को बाकी जैसे ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ग्लोबल स्तर पे हम कहेंगे कि इसमें विदेशी कुछ हमारे सहभागी लोग भी हैं जो इसमें डॉक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो उन डॉक्टर्स के माध्यम से और बाकी लोगों के माध्यम से हम बाकी सारे समाज को भी ये जागरूक करके संदेश देना चाहते हैं कि ये लोग जो हैं ये हमारे ही जैसे हैं। उनकी कैपेसिटीज़ या उनकी क्षमताएं अलग हैं, लेकिन वो बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। तो हमें उन्हें बराबर का प्रोत्साहन या बराबर का अवसर देना चाहिए ताकि वो समाज में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के योगदान कर सकें। कोविड-19 था, इसमें अमूमन देखा गया कि जो लोग जो बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे हैं, पुलों के नीचे सो रहे हैं, रोडों पे सो रहे हैं, उन पे कोविड-19 का इतना असर नहीं हुआ, और जो बड़े घरों के लोग थे उनमें ज़्यादा इफेक्ट हुआ। इसका क्या कारण रहा हो? इसका कारण ये नया वायरस है, इसके बारे में 100% किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो भारत में रहता हो, चाहे अमेरिका में, चाहे इंग्लैंड, जो डॉक्टर हैं उनको इस बीमारी की 100% जानकारी नहीं है। अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पे वैक्सीन बिल्कुल नहीं गई, इलाज की सुविधाएं भी नहीं है, वहाँ देखा गया कि इसका इंसिडेंस कम है और वहाँ मृत्यु दर भी कम है। तो ये ऐसा क्यों हुआ है, ये मेडिकल फील्ड अभी भी इस पे रिसर्च कर रहा है। इसमें सबसे चल रहा है कि आखिर क्या डिफरेंस रहा है, क्या कारण है कि जो लोग सड़क पे हैं घूम रहे हैं उनमें इसका असर नहीं हुआ, ना मृत्यु दर उनमें कम है। तो कुछ चीजें हैं जो मेडिकल फील्ड के भी परे हैं, और हम उसकी रिसर्च अभी पूरी दुनिया में चल रही है, और आने वाले समय में हम उसको भी कोशिश करेंगे जानकारी। दिव्यांग जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो घरों के या अमूमन जहाँ हैं रोडों पे नहीं है, तो उनके लिए जो है अभी सरकार ने कोई इतनी बड़ी मुहिम नहीं छेड़ी है। मोदी जी ने आने के बाद दिव्यांग शब्द देके उनको जो है सम्मानित किया है, और वो दिव्यांगों के साथ बहुत मिलजुल के रहते हैं और उनका सब देखते हैं। लेकिन क्या जितनी भी NGO हैं या बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि दिव्यांगों के लिए फ्री सब कुछ किया जाए और सब कुछ उनको सुविधाएँ दी जाए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इससे 100% सहमत हूँ कि इस दौरान सरकार का, NGO और लोगों में, समाज में एक डर था इस बीमारी के प्रति। जिसको ये कोविड हो जाता था, लोग उसके नज़दीक नहीं जाते थे, उसके परिवार वाले भी उसके नज़दीक नहीं जाते थे, और अगर किसी दिव्यांगजन को हो गया तो उसके लिए तो लाइफ बड़ी ही दुर्भर थी। और कुछ कमियां रही समाज की, NGO की, सरकार की, जो
अभी आने वाले समय में वो कोशिश करेंगे दूर करने की। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर किसी दिव्यांगजन को कोविड हुआ तो वो उसको सुविधाएं पूरी नहीं मिल पाई या वो उस सुविधाएं का फायदा नहीं ले पाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेमिनार आपका जो है इसमें बहुत से लोग जो हैं वो अटेंड करें इसको और अवेयरनेस लोगों में पहुंचे ताकि जो है आम जनता के साथ साथ दिव्यांगों का भी भला। आज हमारे बीच सुमन मैडम जी हैं, आइए इनसे हम अब कुछ जो अभी कॉन्फ्रेंस है इसके बारे में जानना चाहते हैं। मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अभी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया और जो आपका 3 या 4 दिन वर्चुअल भी चलेगा कॉन्फ्रेंस और गेट टुगेदर भी होगा। तो इसमें मैम जी दिव्यांग के लिए जो एक मोदी जी ने ऐसे ही शब्द ली थी उसके बाद उन्होंने दिव्यांग के लिए बहुत अच्छा काम करना शुरू किया और दिव्यांगों का बहुत वो भला कर रहे हैं। तो मैम जी जैसे जो गवर्नमेंट अस्पताल है उनमें तो गवर्नमेंट का ही सारा दबदबा रहता है, तो क्या दिव्यांगों के लिए कुछ उनका जो ट्रीटमेंट है फुली फ्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या गवर्नमेंट को इस तरह से इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि जितने भी दिव्यांग हैं हिंदुस्तान में उनको जो है सभी को फ्री में सुविधाएं दी जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। देखिए जो दिव्यांग से रिलेटेड जहाँ तक सुविधाएं हैं वो मुझे लगता है कि सभी लोगों को फ्री नहीं तो मैं कहूँगी सब्सिडाइज रेट्स, ठीक है। जैसे गरीबी रेखा वाले हैं उनके लिए तो सरकार कोशिश कर ही रही है, मोदी जी की सरकार, कि उनको सब कुछ बहुत अच्छी तरह से मुहैया कराया जा रहा है। जैसे UDID कार्ड है, पेंशन्स हैं, तो वो सब अब क्या है कि पेंशन्स वगैरह के जरिए वो डायरेक्ट उनके खाते में आ जाएगा। जैसे जनधन अकाउंट था उसी तरह से UDID कार्ड में हो सकता है कि खाता लिंक हो जाएगा और वो सुविधा डायरेक्ट उस पर्सन विद डिसेबिलिटी को मिलेगी। तो इस समय भी हमें बहुत सारी सुविधाएं सरकार दे रही है, प्राइवेट में भी बहुत सारी सुविधाएं या सब्सिडाइज जैसे आयुष्मान भारत लगा लीजिए, बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं डिसेबिलिटी के लिए। UDID कार्ड होने से ये फ़ायदा है कि देखिए कुछ स्कीम्स हैं जिनके तहत उनका इलाज और सर्जरी मुफ्त होती है और जहाँ खर्चा लगता है तो वो बहुत मिनिमल होता है या सरकार की तरफ से वो खर्चा माफ़ भी होता है। तो ऑलरेडी ये ऐसे प्रोविजंस हैं। तो और भी जैसे आगे आगे मैं मानती हूँ कि आगे आगे जैसे जागरूकता बढ़ेगी या सरकार नई नई स्कीम्स आएंगी या पेंशन स्कीम भी, जैसे हम कहते हैं कि हर साल वृद्धि होती है हमारी वेतन में या हर चीज़ों में, उसी प्रकार हो सकता है कि आने वाले वित्त वर्षों के हिसाब से उनकी पेंशन ही इतनी बढ़ा दी जाए कि उसको फ्री वाली सुविधा जो हम कहें कि उसकी शायद ज़रूरत ही ना रहे, तो उससे एक सोर्स ऑफ इंडिपेंडेंस भी आता है कि ये मेरा पैसा है, मैं इसको चाहे जैसे खर्च कर। और इलाज जहाँ तक विकलांग की बात है या बाकी लोगों की बात है तो हम ये माने कि इस समय सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल मिनिमल प्राइस या मुफ्त के बराबर ही लोगों को बराबर पेस में, चाहे वो डिसेबल हो चाहे आम सबको एक जैसा इलाज मिनिमल रेट्स में या मुफ्त के बराबर ही उनको उपलब्ध करवाया जा रहा है। दिल्ली जैसे शहर में ये सब सुविधाएं हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, लेकिन जैसे रूरल एरिया है वहाँ पर ये सुविधाएं नहीं है। तो वहाँ पर क्या गवर्नमेंट जो है कोई इस तरह से मेडिकल वैन होती है गांव में जाके उनको अवेयरनेस करे और वहाँ पर कैंपेन लगाए और ऐसे हर गांव में एक 2-4 गांव को मिला के पंचायत में एक हॉस्पिटल खोला जाए जहाँ पर दिव्यांगों की पूरी सेवा की जाए, इस तरह का कुछ जी बिल्कुल। देखिए अब आपने वैन की बात की, मैं आपको बताती हूँ कि इस सरकार के तहत इस सरकार में इस समय जो जितने नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हर एक प्रदेश में जितने मेडिकल कॉलेजेस, मैं बोलती हूँ कि वो टर्शरी केयर सेंटर है होता है मेडिकल कॉलेज, तो वो जितने मेडिकल कॉलेज की तादाद है और जो खोली गई हैं या खोली जाएंगी आगे आने वाले सालों में, वो एक बहुत ही अच्छा और उत्तम प्रयास है। तो उसके चलते आप जो वैन वाली बात करें वो एक टर्शरी केयर मेडिकल कॉलेज का जो टर्शरी केयर आउटरीच क्लिनिक होते हैं PSC CSC, तो आप ये समझिए कि वो चीज़ें डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज से लिंक होंगी। तो हम वैन की बात ना करें, हम टर्शरी केयर सुविधा की बात करें कि इस समय हर ज़िले में या हर प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज खोलने की जो इस समय चली जा रही है या हमें कहें कि खुल चुके हैं काफ़ी जगह में, तो हमारा जो देश है ना अभी हेल्थ में टर्शरी केयर सेंटर की आप बात कीजिए, वैन के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो हम ये सरकार का प्रयास है कि सब लोगों को टर्शरी केयर वाली सुविधा मिले उन्हीं के प्रदेश में। हर आदमी को आपको मेट्रो में ना जाना पड़े, आपको अपने ही प्रदेश में वो मेडिकल कॉलेज वाली सुविधा आपको मुहैया कराई जाए।